नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डल लेक का इंतजार खत्म हुआ है। विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है कश्मीर में। इन वादियों को भी लंबा इंतजार था। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जनता ने कश्मीर में बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा लिया, मतदान के जरिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को स्थापित किया, उसी के बाद अब विधानसभा चुनाव के जरिए एक नई कहानी लिखने को जम्मू कश्मीर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कहती है हमने नया कश्मीर बनाया। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद कितना बदला है ये कश्मीर, लेकिन उस सियासी पारे पर भी चर्चा करेंगे जो चुनावों की वजह से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसी पेशकश आज तक शायद आपने कभी टेलीविजन पर नहीं देखी होगी, क्योंकि आज डल झील पर है और ये एक के बाद एक 4 शिकारों पर हम सवार हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमने राजनीतिक मेहमानों को भी बुलाया है, तो इसी के साथ कोशिश की है, कुछ स्टूडेंट्स को भी हमने बुलाया है जो अपनी बात कहेंगे। कितना वो मानते हैं कि ये नया कश्मीर है, कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, या फिर अभी भी उन्हें लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। यहाँ पर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सलमान सोज साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। शिकारे पर ऐसे घूमने का आपको मौका मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं, मौका तो नहीं मिलता है। देखिए, नई बात है हम सबके लिए एक हिसाब से, देखेंगे कैसा रहेगा। क्या बात है। चलिए, तो हमने ही आपको ये मौका भी दिया है। हमारे साथ इफ्रा जान जुड़ रही हैं जो कि JKNC से की प्रवक्ता है। हमारे साथ सलमान निजामी साहब जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है, मेंबर है वर्किंग कमेटी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी। बोले तो लोग ज्यादा समझेंगे। आप ऐसे शिकारे पर निकल पाती हैं? नहीं, यूजुअली हमें टाइम नहीं मिलता। क्या बात। माइक लीजिए। हाँ, यूजुअली हमें टाइम बिल्कुल ऐसे नहीं मिलता शिकारे पे, सो दिस इज माय फर्स्ट डिबेट इन अ शिकारा। जी, क्या बात है, अच्छी बात है। सलमान साहब, आप भी बताइएगा आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा है। हमारे साथ एडवोकेट शेख सलमान साहब हैं जो कि स्टेट IT हेड हैं बीजेपी के IT वालों को बड़ा आजकल झेलना पड़ता है। आप लोग असल जमीनी लड़ाई लड़े ना लड़े, एकदम नेट पर लड़ाई लड़ते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग है या डल झील पर बैठना ज्यादा इंटरेस्टिंग है? वो भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है। डिजिटलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो हम पार्ट हो सके हैं। तो मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया डिजिटलाइजेशन का, तो वो लड़ाई भी ठीक है। ठीक है। तौसीफ शाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि नेता है PDP के। बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है ये? It's a very good idea. It's a very good idea. I think we should do it usually like this. है ना? अच्छी बात है। अब JDU के भी, अब किसने सोचा था कि हाँ जम्मू कश्मीर में भी JDU के प्रवक्ता हमें मिलेंगे और वो हमारे साथ चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर। तो JDU की तरफ से GM शाहीन साहब जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। आप भी बहुत खुश दिख रहे हैं, वैसे रंग दिख रहा है आपका पहाड़ों का आपके चेहरे पे। बैठे यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है ना? तो आज हमारे साथ 5 छात्र भी हैं। आप लोग जल्दी एक लाइन में अपना परिचय दे दीजिए और क्या पढ़ रहे हैं वो बता दीजिए। मैम, मेरा नाम नाहिदा मुश्ताक है। मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, एज वेल एज आई एम अ राइटर। मैं यहाँ पे लोकल डेलीज के लिए काम करती हूँ। नेशनल में भी कुछ स्टोरीज मेरी आई हैं। अभी मेरा आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अभी कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में थोड़ा मेरा डिग्री होल्ड पे ही है। तो ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे जल्दी। I'm Zubair. I'm also a student of Kashmir University. Moscom journalism में pursue वहाँ पे कर रहा हूँ. And I am a freelancer journalist as part of it. Myself इनाम हुसैन, मैं यूथ लीडर हूँ खेलो कश्मीर का और मैं उस हवाले से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम अल्ताफ निजामी है। मैं PhD का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर में PhD कर रहा हूँ मुकम्मल कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ कुछ समाजी खिदमात भी अंजाम देते हैं। Myself Danish Aslam Badana. I'm a tribal student and I'm a student of law at University of Kashmir. Apart from that, I'm a writer. I सारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हैं? So अब अगर चाहें तो हम उर्दू में बात कर सकते हैं। हिंदी उर्दू कुछ भी। जी, सो मैं एक ट्राइबल स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। मैं अभी लॉ स्कूल में वहाँ पे दाखिला मेरा हुआ है अभी रिसेंटली। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक राइटर हूँ। मैं उर्दू और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में लिखता भी हूँ। क्या बात है। चलिए, तो सबका परिचय आपके साथ हो गया है, लेकिन अब परिचय आपका यहाँ की सियासत से करा देते हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव 10 सालों के बाद हो रहा है। तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें एक तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होना। इंडिया गठबंधन क्या एकजुट होकर यहाँ पर चुनावी मैदान फतेह कर पाएंगे? बीजेपी जम्मू के बाहर क्या कश्मीर में जरा भी सेंध लगा पाएगी? वहीं तीसरी तरफ PDP है, क्योंकि अलायंस की बात खुद महबूबा जी तो चुनावी मैदान में उतर नहीं रही हैं, तो वो कितना कमाल कर पाएंगी? कांग्रेस की तरफ से आज
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे इसी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि 20-30 सीट की कसक रह गई, अगर वो सीटें भी हम ले आते तो ये सारे लोग जो आज सरकार में हैं वो जेल में होते, ये लोग जेल में रहने लायक हैं। तो ये पॉलिटिक्स एक तरफ है। दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, वो अब बाहर आए और बाहर आते ही उन्होंने कह दिया है कि मैं ये नया कश्मीर का जो नैरेटिव छेड़ा जा रहा है उसके खिलाफ जंग छेड़ रहा हूं। इस बार बहुत सारे निर्दलीय भी, अगर आप फेज 1 और फेज 2 के चुनाव में देखें तो बहुत सारे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये सब बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस पार्टी के साथ भी आ गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सबको अगर आप इंडिपेंडेंस को प्रॉक्सी बोलेंगे तो फिर ओरिजिनल कौन है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सुशील कुमार शिंदे यूपीए में गृह मंत्री थे, वो एक बुक लॉन्च में वो बोल रहे थे जहां पर उन्होंने चर्चा की कि एक वक्त पर मुझे कश्मीर जाने के लिए कहा गया, तो जो शब्द उन्होंने कहा था वो मैं नहीं बोलूंगी। उन्होंने ऐसा आशय करने की कोशिश की कि मुझे डर लगा यहां आने में। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं मजाक में ये कह रहा था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है जब श्रीनगर के लाल चौक पर जाने में किसी को भी डर लगता था, चाहे वो देश का गृह मंत्री ही क्यों ना हो। यकीन नहीं आता तो सुनिए कांग्रेस के नेता और यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने अपनी किताब 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स के विमोचन पर क्या कहा। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। पूर्व गृह मंत्री ने जो कहा उसके बाद पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। सामने बैठे लोगों की हंसी सुनकर वो थोड़ा सावधान हुए और कहने लगे कि ऐसा उन्होंने हंसाने के लिए कहा। लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा। भले ही सुशील शिंदे के किसी शब्द से लोगों को हंसी आ गई हो, लेकिन बीजेपी ने कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री ने यूपीए के वक्त के जम्मू कश्मीर की हकीकत बयान कर दी। इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों की बोलबाला था। 45,000 लोगों की जानें जा चुकी थी और लॉल चौक जैसे क्षेत्र में भी अगर देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे, तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। आज आइए, लाल चौक पर देश का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यही फर्क है, कांग्रेस आफत लाती थी, हम राहत लाते हैं। जिस लाल चौक पर देश का गृह मंत्री जाने से डरता था, उस लाल चौक पर आज भारत माता की जय होती है और तिरंगा लहरता है। दिलचस्प ये कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्वीकार करती है कि तब जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे और अब अच्छे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस अच्छे हालात का क्रेडिट खुद ही लेती है। जो फार्मर गृह मंत्री जी ने अपना तजर्बा बयान किया कि वो अपने कार्यकाल में होम मिनिस्टर के तौर पे कश्मीर में आए और वो उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन उनको डर था और इसमें कोई शक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह मुकाबला किया, ये तो दाद देनी चाहिए ना। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानी नहीं देती तो आधा कश्मीर जा चुका था उस वक्त। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इंडिया गठबंधन को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कभी राहुल गांधी तो कभी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बीजेपी और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अनंतनाग में कांग्रेस के अध्यक्ष ने अगर मगर वाले दांव के साथ हमले को धार दी। कहां गए भाई तेरे 400 पार, 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग
जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो जहां तक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात है, हमारा प्री पोल अलायंस है। खड़गे साहब, आपके 3 बार के रिजल्ट्स के बराबर हमारा अकेले इस बार सीटें आई हैं और अगले 20-25 साल कोशिश करते रहिए, लगे रहिए इसी प्रकार। उनके जो नेता हैं दोनों बेल पर हैं, अब कब जेल जाएंगे जरा उसकी चिंता करें। हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव है। पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सुशील कुमार शिंदे के बयान और अमेरिका में इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। तो सोच साहब, पहला सवाल आप ही से है मेरा, और वो सवाल ये है कि अगर आप इस गठबंधन को देखें तो कितनी आपको उम्मीदें लग रही हैं कि इस बार आप लोग कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ आकर ये कहते हैं कि अभी जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबको जेल में होना चाहिए, तो आप भी सहमत हैं क्या? आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक यहाँ का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में है, हमारी हुकूमत आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हुकूमत आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। जो बीजेपी का रूल बेसिकली जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल से है। पहले अलायंस में थे पीडीपी के साथ, उसके बाद 5 साल से एक अनइलेक्टेड इंसान के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और इन सालों में इन्होंने क्या किया? एक तो लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ा दी, चाहे वो जमीन की हो, सरकारी नौकरियों की हो। सेकेंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में सेकेंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। औरतों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में, हाईएस्ट। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इन्होंने डर का माहौल पैदा किया, पॉलिटिक्स को बहुत फ्रेगमेंटेशन कर दी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी से फरियाद नहीं कर सकते कि भाई मेरी मदद कीजिए, कुछ कीजिए, आप कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है इस बार लोगों ने ठान ली है कि जिन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, उनको इस वक्त हम एक बार मौका आया है, उनको हम दिखा देंगे कि हम कौन लोग हैं। और ये जम्मू है, कश्मीर है, चाहे चिनाब वैली है, चाहे राजौरी पुंछ है, हर जगह। तो इस बार हालात जो है वो हमारे फेवर में है। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं, ये लोगों की आवाज है। और जहां तक आपने खड़गे जी की बात की, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो कहा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में 10-20 सीटों की बात रही, अदरवाइज अगर ऐसा, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर लोगों जो ओपिनियन पोल्स चल रही थी उस टाइम पे, फ्रॉड, अगर लोगों को ये गलत नहीं बताया गया होता कि भाई मोदी जी 400 पार होने वाले हैं, मुझे लगता है कि 10-20 क्या, ये तकरीबन 50-60 सीटें और हार जाते। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो लोग भाईचारे के खिलाफ है, जो लोगों को मरवाते हैं, उनको तो जेल में ही होना चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता है? और अगर वाकई ये मैंडेट, अगर जैसा वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के लिए है, अगर वाकई ये मैंडेट, तो फिर उमर अब्दुल्ला क्यों चुनाव हार गए? और इस बार 2 सीट से वो इसीलिए लड़ रहे हैं, पहले कहा नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब लड़ रहे हैं। देखिए जी अंजना जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका सवाल है कि ये मैंडेट किसके लिए है। इधर अगर आप अपना कैमरा दिखाएंगे, आपने कहा 20 लाख टूरिस्ट, 80 लाख टूरिस्ट, 1 करोड़ टूरिस्ट, कैमरा घुमाइए, एक शिकारा आपके डल में नहीं है। ये उन लोगों के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन लोगों के बिहाफ पे आप झूठ बोल रहे हैं। ये सारे शिकारा वाले जो घूमते थे ना, वो आज वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई 1 टूरिस्ट आएगा, कोई 2 टूरिस्ट आएगा। ये उस झूठ की राजनीति के खिलाफ मैंडेट मिलेगा हमें लोगों का। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब तो बारामुल्ला की सीट हार गए, बिल्कुल हारे। उसी इंसान से हारे जिसपे यूएपीए का केस लगा था, उसी इंसान से हारे जिसपे केस लग के बीजेपी के अनंतनाग वेस्ट के उम्मीदवार ने बाज़ाबिता बयान देके कहा कि ये आदमी हमारा प्रॉक्सी कैंडिडेट है। आपने शुरुआत में कहा, आपने कहा कि आप सबको प्रॉक्सी क्यों कहते हैं। मैं 1 मिनट में आपको गिनाती हूँ। हमने किसी कांग्रेस के नेता ठीक है, हम किसको प्रॉक्सी गिनाते हैं। पहली बात, जब राम माधव जी 2018 में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते हैं, 2018 नवंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमारा बीजेपी फ्रंट खुलेगा, जिस फ्रंट में हमारी ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ रहेंगी।
किसी का नाम लेते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली जब अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाते हैं, यहाँ के स्टेट अध्यक्ष बीजेपी के रविंदर रैना साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कश्मीर घाटी में जो उनका चुनाव होगा वो बैट और बॉल होगा, तो अपनी प्रॉक्सी को खड़ा करते हैं। उसके बाद इन्हीं का कैंडिडेट आकर कहता है अनंतनाग वेस्ट का इंजीनियर रशीद हमारी प्रॉक्सी है। इनके मुंह से बात, पर ये प्रॉक्सी वाली बात मेरी नहीं है, ये प्रॉक्सी वाली बात गुलाम अहमद मीर साहब आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि सबको प्रॉक्सी बोलोगे तो फिर ओरिजिनल कौन है। और एक सेकंड, अगर बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये हमारी तरफ से हैं, तो बीजेपी वाले के कहने पे लोगों ने वोट दे दिया उनको, इंजीनियर राशिद को। जी, इंजीनियर रशीद का वोट जिस वक्त वो तिहाड़ जेल में, ये उसके बाद स्टेटमेंट आई। इंजीनियर रशीद साहब को जब लोगों ने वोट दिया, पहली बात तो वो बीजेपी के लिए कभी वोट नहीं था, वो तिहाड़ जेल के खिलाफ वोट था। वो उन 5000 कश्मीरी नौजवानों के लिए वोट था जिन पे यूएपीए का केस लगा है, जिस यूएपीए के केस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% होता है। ये उन बच्चों पे केस लगा था कि एक बार एक रैली हुई थी, किसी बच्चे ने एक टी शर्ट पे कुछ लिख दिया था, उस टी शर्ट की बिना पे उसको अरेस्ट कर दिया था। यूएपीए के केस में टी शर्ट पे कुछ लिखा है, उस पे अरेस्ट कर दिया गया था। ये उन लोगों के लिए वोट था। ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर, जल्दी से कमेंट फिर सलमान साहब को। मैं ये बताऊं आपको, लोगों को पता है यहाँ पे प्रॉक्सी कैंडिडेट कौन है। बीजेपी ने जो कश्मीर में खासतौर से फ्रेगमेंटेशन की है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो हमें देख रहे हैं घर पे, कि बीजेपी के टाइम में यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कहा, जेल में भरना बहुत आसान, जेल से निकलना बहुत मुश्किल। वही पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के रिहा होने पे बहुत शोर मचा रही थी हिंदुस्तान में, अब शोर नहीं मचा रही, शायद उसका खैर मकदम भी कर रही है। अब लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कौन प्रॉक्सी है कौन नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी पता चल जाएगा आपको। तो इंजीनियर राशिद बीजेपी का प्रॉक्सी है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10वीं पार्टियां यहाँ पे उन्होंने खड़ी की हैं, इतने इंडिपेंडेंट खड़े किए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस बार उनकी डिग्निटी का सवाल है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के साथ हैं। सलमान साहब, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या कुछ कर भी पाएंगे? देखिए, ये बात, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब की छवि आप बच्चे से पूछिए, किसी से पूछिए, कि उन्होंने अपने 2.5 सालों में काम किए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, जो काम हुए, डेवलपमेंट। अब मैं चैलेंज करता हूं, हमारी बहन यहाँ बैठी है इफरा जान, 70 सालों में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। और जो प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ एक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर पीछे हम जाएं तो 87 से पहले यहाँ के जो गिलानी साहब थे वो भी एमएलए थे, वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे। क्या आज उनको, गिलानी साहब को आप कहेंगे कि वो उस वक्त चुनाव लड़ते थे तो वो बीजेपी के प्रॉक्सी हो गए? आज यहाँ के कश्मीर के लोग चाहते हैं कि ये खानदानी जो राज है उसको खत्म करके, चाहे बरकती हो, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे हम हो, चाहे बाकी लोग हो, सबको यहाँ जमहूरियत है। गिलानी साहब ने भी चुनाव लड़ा। सलाहुद्दीन जो आज पाकिस्तान में आतंकी बने, किसने बनाए? जो 87 में यहाँ रिगिंग हुई, उसके बाद ही वो मजबूर हुए बंदूक उठाने के लिए। आज आप चाहते हैं, सुनिए, आज आप क्या चाहते हैं, एक लास्ट में, क्या आज आप चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद भी बंदूक उठाए? क्या आप, अगर वो मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, आप, उनकी आजादी है, वो इस देश का हिस्सा है। इंजीनियर रशीद जो हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के आईन पे जो है ओथ लेके एमपी का इलेक्शन लड़ा। वो 5 साल से जेल में है। आप तो लंदन में थे, आप तो लंदन में घूम रहे थे, वो तो 5 साल सलाखों के पीछे थे। 370 पे इनका जवाब चाहता हूँ। बीजेपी की बोली इनसे बोलने से क्या होगा? देखिए, मैंडेट चुनाव में मालूम पड़ेगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनका एहतराम करते हैं। आज शेख अब्दुल्ला साहब, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज उनको अपनी टोपी जो है लोगों के सामने दिखानी पड़ी और भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि आज अगर वो मजबूत होते तो वो आज भीख नहीं मांगते। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं, 370 की बात जो कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं पूछना चाहता हूं, सलमान सोज साहब यहां बैठे, हमारे मित्र हैं, यहां इफ्रा जान बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 वापस लाएंगे। मैं जवाब चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से कि वो 370 वापस दिलाएंगे कश्मीर के लोगों को, या ये सब झूठ का एक अलायंस बना हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए। ये आइए असल मुद्दे की बात, 370 और 35 पे। ठीक है, एक बार इफ्रा जी को दे दीजिए। एक सेकंड, मैं इसके बाद आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये तो फैमिली पॉलिटिक्स के खराब ही वर्डिक्ट था ना। सिर्फ 2 लाइन मुझे इनके पास आना है। सलमान नजावी साहब ने बहुत सारे सवाल किए। आप कहते हैं हम इनको प्रॉक्सी क्यों कहते हैं? पहले से लेके एंड तक का सवाल या तो कांग्रेस से किया या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया, जो पिछले 10 साल से ऑपोजिशन में है, जो इस टाइम सत्ता में गवर्नमेंट पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में है और सेंटर में है
बीजेपी, उनसे एक भी सवाल नहीं किया। हम इनको प्रॉक्सी नहीं कहते हैं, ये खुद दिखाते हैं ये प्रॉक्सी हैं। उमर अब्दुल्ला क्यों हारे? एक पे जवाब दीजिए। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, अब इधर से मुझे लेने दीजिए, उसके बाद आएगा। बीजेपी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। अगर वो कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता, देखिए अनुच्छेद 370 हटाना, 35 से हटाना अलग बात है, लेकिन दिलों तक पहुंचना एक अलग कहानी होती है। जम्मू के आगे क्या कश्मीर में आपको लगता है, क्योंकि अभी तक तो नहीं हो पाया, आप लोकसभा भी लोग वोट करने के लिए निकले, लेकिन कश्मीर में बीजेपी के लिए नहीं निकले। देखिए बीजेपी क्वाइट फ्रेश है, बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है काफी नया है। अभी हम 10-12 साल से यहाँ फ्लरिश हो रहे हैं। जम्मू में तो बखूबी हमने अपनी सीटें ली है, मतलब 2 सीटों पे वी आर फ्लरिशिंग वेरी नाइसली। बात आती है जो इनकी, देखिए हमेशा से क्या हुआ है कि आप एनसी की गवर्नमेंट देखिए या पीडीपी की गवर्नमेंट देखिए, दे हैव बीन ट्राइंग टू क्रब द डेमोक्रेसी को कभी फ्लरिश करने नहीं दिया है। आज जो ये हर एक को प्रॉक्सी कह रहे हैं, प्रॉक्सी हर बंदे को प्रॉक्सी कह रहे हैं, हर कैंडिडेट को प्रॉक्सी कह रहे हैं, ये उमर साहब और फारूक साहब जो है ये डरते हैं। डेमोक्रेसी की जब स्ट्रेंथनिंग होगी तो इनकी जो डायनास्ट रूल है वो खत्म हो जाएंगे, इनकी जो प्रिंसली चेयर्स है वो उनसे छीनी जाएंगी, ये जो किंग्स और प्रिंस बन के बैठे हैं यहाँ वो छीनी जाएंगी। ये पर ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बीजेपी को तो ऑप्शन मानते नहीं ना लोग, यही तो। देखिए हमारे 19 कैंडिडेट्स हैं, अभी वी हैव फाइल्ड द नॉमिनेशन 19 कैंडिडेट्स। और इंडिपेंडेंट कितने उतारे, सही सही बताइएगा। देखिए पहले फेज में 92 पहले फेज की सीटों में 92 अंजना जी, अगर आप ये मानते हैं, अंजना जी अगर आप ये मानते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट उठाए, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है। हमारी वजह से हमारी गवर्नमेंट में लोग चुनाव से नहीं डर रहे, बंदूक नहीं उठा रहे, राइट फॉर्म में जा रहे हैं अपनी आवाज को ओपिनियनेट करने के लिए। बंदूक उठा के अपनी आवाज को ओपिनियनेट नहीं करेंगे, असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां अपने आप को ओपिनियनेट करेंगे। आप पिछली बार की पोलिंग देख लीजिए, इस बार की पोलिंग देख लीजिए, ये हालात नहीं बदले तो क्या हुआ है? डर नहीं है, खौफ नहीं है। जो डर और खौफ ये लोगों को सुनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं वो नहीं है। हमने 4 कॉन्टोर्स पे काम किया, हमने बेसिक 4 कॉन्टोर्स पे काम किया, नेशनल इंटीग्रिटी पे काम किया, इसीलिए 370 और 35 पे हटा। हमने इकोनॉमी पे काम किया, तभी जाके आपका टूरिज्म बूम आया है। हमने अकाउंटेबिलिटी पे काम किया और ट्रांसपेरेंसी भी किया। देखिए डेटा बढ़ा है, वो तो कह रही है कि खाली है। ये अभी एक 15 मिनट और 5 मिनट के सिनेरियो को ये आप कहते हैं आप उधर की तरफ चलिए, हम नाव फिर वहां की तरफ घुमाते हैं आपकी, और वहां चल के देखते कैसे है, और हम होटल्स में चलते हैं। लेट्स गो, आई ऑफर यू माय इनविटेशन, लेट्स हैव कॉफी इन एवरी होटल्स एंड लेट्स सी हाउ मेनी टूरिस्ट एंड हाउ मेनी पीपल यू विल फाइंड देयर। मुफ्ती हारी, देखिए एक तो उनको भारी पड़ा है बीजेपी से गठबंधन, सही है कि नहीं है? एक जो उन्होंने गठबंधन किया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसका खामियाजा भी भुगत रही है। और परिवारवाद के खिलाफ हम लोग भी सड़कों पर निकलते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स से लोग तंग आ चुके हैं यहाँ के लोग, वो भी एक सच्चाई है या नहीं? सबसे पहले मैं आपसे थैंक करना चाहूँगा आज ये पैनल पे बुलाने के लिए, थैंक्स लॉट। मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि सॉर्ट ऑफ ये फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है, सो लेट पीपल डिसाइड व्हाई आर वी डिबेटिंग ऑन द फैमिली पॉलिटिक्स। क्योंकि वो हारी है, ये लोगों को हारी नहीं है इस बार चुनाव भी नहीं हारी नहीं है वो। मैं आपसे ये बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे महबूबा मुफ्ती जी ने, शी हैज टेकन 26% वोट्स, जो आई एम सॉरी 22% वोट्स, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही साउथ की सीट से 23% वोट लिए हैं, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस दे हैव टेकन 23 वोट्स। सो वी वर फाइटिंग अगेंस्ट 2 पीपल। दो सांसद उनके एक निर्दलीय, आपका 0 है स्कोर। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे हम ये देखें कि अगर हमारा 10% जो हमारा ये इलेक्टोरल रेशियो रहा है, वो 10% आप नहीं मानिए, उसको 20% मान के चलिए, बिकॉज हमने जम्मू की जो हमारी 3 सीटें थी वहां से किसी को नहीं उठाया। सो ये 10% जो है इसको 3% बताते हैं, ये हमारे लिए ये अप्रोक्सीमेटली 20% का है। देन मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आप इनसे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के बारे में पूछ रहे थे, लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ वो एक ना ये आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का एक ओवरव्यू। आप ये हालात देखिए कि अभी किन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो उनका क्रिकेट स्कैम था, उन्हें किस पर्टिकुलर पॉइंट पर वहां से एक्विटल मिला, एंड व्हाई हैज दिस पॉइंट बीन चोजन, जबकि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में। सो उसको 2 से लड़ रहे हैं, 2 से लड़ रहे, वही महबूबा जी क्यों नहीं लड़ रही? उन पे आप ऐसे मत देखो, मुझे बताइए। शी इज द लेडी ऑफ वर्ड, शी सेड मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी। 6 महीने पहले उसने 6 महीने पहले उन्होंने बोला था कि मैं यूटी के असेंबली इलेक्शंस नहीं लड़ूंगी, यूटी असेंबली नहीं लड़ूंगी, मैं गवर्नर के पास नहीं जा सकती अपना पीएसओ चेंज करने के लिए। सो लेट मी, मैं उनको तीसरी पीढ़ी को लॉन्च करना था, मैं ये 2 चीजें, उनको अपनी बेटी को लॉन्च करना था, उनको चुनाव में उतारा, खुद नहीं उतर रही है, ये वजह है। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है।
अभी तीसरी पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए दूसरी पीढ़ी को घर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि जैसे जो हमारा जो नैरेटिव है, जो हमको लग रहा है, जो हमको दिख रहा है, वो ये है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अभी फारूक साहब का स्कैम से एक्विटल हुआ है, ये एक पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर हुआ है कि जो गवर्नमेंट आपकी आने वाली है कल की, वो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली है। ये जो कांग्रेस बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली है, साहब आपका तो पत्ता ही काटने में लगे। पहली बात तो शायद मेरे जो यहाँ पे मित्र बैठे हैं जिन्होंने कहा कि इन्हें जुडिशरी की तरफ से क्लीन चिट मिल गया है, मैं इन्हें कह दूं कि अगर ये आज का अखबार खोल लेंगे, ईडी ने नया फ्रेश केस ऑलरेडी फाइल कर दिया है। इनफैक्ट अगर अब वो आप जुडिशरी का केस देखते हैं, उन्होंने ईडी पे को कहा था कि फ्रेश चार्जेस लाइए करेक्ट सेक्शंस के अंडर, और वो केस ईडी ने आज दर्ज कर लिया है। तो अगर ये कहते हैं कि उसी बिना पे हम लोगों का अलायंस होने वाला था, तो उसी बिना पे मैं कह रही हूँ कि नया केस फाइल हो गया है, आप ठंड रखिए। और मैं आज कम से कम पीडीपी से अपील करती हूँ, पीडीपी के वोटर्स से अपील करती हूँ कि जो प्रॉक्सी पार्टीज की तरफ से जितना हम लोगों को सबको प्रेशर है, आप लोगों ने 2014 में बीजेपी को यहाँ लाया, अगर आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई लड़ रही है इस वक्त बीजेपी के साथ, अगर आप उसमें हमारा साथ नहीं दे सकते, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस लड़ाई में कमजोर नहीं कीजिए। देखिए बीजेपी, जस्ट लेट मी रिस्पॉन्ड प्लीज। देखिए बीजेपी जो आपका है, दैट इज द फर्स्ट लव ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपके उमर अब्दुल्ला जो नॉर्मल सन ऑफ चीफ मिनिस्टर थे, वो पहली बार यूनियन मिनिस्टर बने थे बीजेपी की गवर्नमेंट में। सो बीजेपी इज हिज फर्स्ट लव एंड नोबडी फॉरगेट्स द फर्स्ट लव। सो जस्ट जो आप ये कह रहे हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर से, आपके चैनल के मीडियम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने बीजेपी को अंदर ले आया, उनकी पहली मोहब्बत में ला रहे हैं, जिसने जेडीयू में अंदर लाया, वो हमारे जेडीयू का क्या है? जेडीयू रुक जाइए प्लीज। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो डिबेट काफी देर से चल रहा है यहाँ पे, एनसी, कांग्रेस एंड पीडीपी, फिर सब लोग एक दूसरे के ऊपर, मैं जरा पूछ लूं 1990s में, 93 में कहां थे ये लोग? मैं देखिए, मेरी कांग्रेस से हालांकि हम लोग कहीं पार्टनर नहीं है, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि 94, 95 में जब देश से सब लोग भाग गए थे जम्मू कश्मीर से, जब फारूक अब्दुल्ला भी लंदन में था, और बिल्कुल जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब थे, वो हमारे पार्टी से ही थे, देश के गृह मंत्री थे, लेकिन तब उस वक्त कहां थे? हमने तो तब फैमिली पॉलिटिक्स की बात नहीं की, ना हमने तब प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की। 95, 96 से हमने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, हमें मानते हैं कि अभी का जो सिनेरियो काफी चेंज हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई तब्दीली जरूर आई हुई है, एक बहुत सारी चेंज आई हुई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं किसी को दोष नहीं देता कि ये बीजेपी, ये पीडीपी, ये कांग्रेस, ये एनसी। एक जरूर मानता हूं कि एक कोशिश की गई जम्मू कश्मीर में, अगर एक सेकंड बात करने दीजिए, अगर पत्थरबाजी बंद हुई, क्या ये आपको अच्छा नहीं लगता? अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर अगर दुकानें खुली रखी है, क्या आपको तकलीफ किसी को हो रही है? क्या अगर हड़तालें नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको याद है 15-15, 20-20 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा करता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब दरगाह पे मिलते उग्रवादियों ने हमला किया था, 3 महीने जम्मू कश्मीर बंद था। जब 2010 में, 2012 में 2-2 महीने, 3-3 महीने जम्मू कश्मीर जो है एक साथ बंद रहा। ये सब चीजें जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, सभी लोग, देखिए हम सबों को खुश होना चाहिए इस बात पे, जम्मू कश्मीर खुला है, जम्मू कश्मीर की दुकानें खुली है, जम्मू कश्मीर में पत्थर नहीं चल रहे, जम्मू कश्मीर में गोलियां नहीं चल। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी सौगात है, इससे बड़ी सौगात हमें कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, आप बात करते रहिए। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा, माइक रखिए, आप बताइए। हाँ, जो इन्होंने कामयाबी की बात की कि नया कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं हो रही, हड़तालें नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर खुला हुआ है, सड़कों पर हम लोग भी एक बदलाव देख रहे हैं। हम भी पहले आते थे, कई जगहों पर रोड ब्लॉक्स होते थे, इसलिए हमने दूसरे रास्तों से जाना पड़ता था। वो सब बदलाव, वो सब आपको लगता है नया कश्मीर का हिस्सा है? मैम, अभी तक का जो डिबेट हुआ है, ये अच्छी बात है कि हमारे सियासी कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, मगर 70 सालों से ये जंग जो है, ये महज कुर्सी की जंग है। अभी तक की डिबेट में कोई पब्लिक इशू यहाँ डिस्कस नहीं किया, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे जिस भी सियासी जमात से हैं, ये अफसोसनाक है कि वो कुर्सियों की बात करते हैं। मैं फिर से लोगों को कहूंगा कि उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दर्रो दीवार हिला दो। ये लोग जब तक जम्मू कश्मीर के अफवाम की बात नहीं करेंगे, हमारे मसाइल की बात नहीं करेंगे, ये तो बात नहीं हूँ मैं, जिसको बोलूँ वही जी, हमें बात करने दीजिए। आप सुनिए सब्र के साथ। मैम, यहाँ लॉन्चिंग का सिलसिला जारी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने नए नए प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च कर रही है। पीडीपी भी कौन से प्रोडक्ट? जी बिल्कुल बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। कोई गांधरबल से करता है तो कोई बीज बिहारा से करता है। ये क्या है? आप दूसरे लोगों को क्यों नहीं सामने आने दे रहे हैं? अंजना जी, आप इनसे सवाल पूछिए। ये लोग कभी बात नहीं करेंगे यहाँ की डेवलपमेंट के लिहाज से, ये लोग कभी यहाँ की तरक्की पर बात नहीं करेंगे। आप इनसे इनकी कुर्सियों के हवाले से सवाल ना पूछिए, इनको पूछिए कि 70 सालों का आप अपना अहाता बयान कीजिए कि आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है। क्या हम सबसे वर्स्ट सतह पे नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट में? मैडम को एक बार दीजिएगा। जी मैम, हमारे 2 मिनट में मैम हमारे यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स जो है अभी रोडों पे हैं और वो 10-10 हजार पे काम करने को मजबूर है। हमारे यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स चाय की रेडी पे काम कर रहे हैं। क्या यही है इन लोगों की तरक्की? और 70 सालों का यही अहाता लेकर ये लोगों के सामने मैनिफेस्टो बना रहे हैं। मैम हम बिल्कुल, मैं फिर से लोगों को कहूंगा कि गुलू में रंग भरे बादे नो बाहर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अभी हमें ऐसी सरकारों की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर जो एलजी इंतजामिया ने यहाँ काम किया है, हम उनके लिए दाद देते हैं और हम उम्मीद करते थे कि वो और काम करते। मगर अफसोसनाक है कि ये लोग फिर से आएंगे और हमें और कुचलेंगे और हमें और घसीटेंगे। ये हमें इनसे कोई तवक्का नहीं है। ठीक, बोलिए मैडम, मैं आ रही हूँ। एक एक करके सब बोले। आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी वगैरह खत्म हुई है तो उससे एक सुरक्षित पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि कश्मीर को एक तंदूर की तरह ट्रीट किया जाता है जहाँ पे सियासत की रोटियां सेकी जाती हैं। तो आप जो मेन इश्यूज है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के, ड्रग्स इश्यूज है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जब से डिबेट स्टार्ट हुआ ये है कि वो पार्टी ये पार्टी, इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा आप लोगों को बुलाया ताकि आप लोग अपनी बात कहिए। प्लीज बोलिए। ओके, 20th सेंचुरी के एंड पे यहाँ पे कोई भी ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं था जो अनएम्प्लॉयड हो। अभी 21st सेंचुरी में अगर आप देखें तो हर कहीं पर पीएचडी स्कॉलर्स, जैसे कि निजामी साहब ने कहा कि रोड्स पे चने बेच रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल पीएचडी, जेआरएफ, नेट क्वालिफाइड करके भी वो जस्ट 28,000 ले रहे हैं। अगर आप यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से देखिए 58,000 की सैलरी है पर मंथ, लेकिन उनको 28,000 मिल रही है। आप ऐसे इश्यूज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप ये इश्यूज उठा रहे हैं कि वो पार्टी नहीं है, क्या इस पार्टी ने? हमारा मेन कंसर्न है कि आप यूथ पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो मैम? अब हमारे निजामी साहब ने जो बोला कि एलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस शिकारे का मुझे लगता है नेता चुन लिया गया है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि हमारे जो बैठे हुए हैं नुमाइंदगान, इन नुमाइंदगान ने बिल्कुल बात नहीं की, सिर्फ कौन क्रॉस कैंडिडेट उठा रहा है। जो यूथ है, मतलब जो कश्मीर की समस्या है अभी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में हमारे जो एजुकेटेड यूथ है 46% उनकी रेशियो है, और जो ड्रग एडिक्शन उसका सैलाब आया हुआ है, उस पे बारे में लाइक अगर कोई गन से मरता था लेकिन अब ड्रग एडिक्शन से मर रहे हैं। आप लोगों को अगर आप सड़क पे पूछोगे तो कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिन्होंने ड्रग एडिक्शन में अपना कोई खोया नहीं होगा। एंड इट इज एट एपिडेमिक लेवल, उस पर तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और खासकर इन्होंने कहा कि एलजी की हुकूमत से आ रहा है, क्या आप लोग क्या बता पाएंगे ये इसके बारे में? लाइक एक्चुअली में एनसीबी की रिपोर्ट मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी। 2019 से 2024 तक 400 ग्राम चरस पकड़ा गया है कश्मीर से। एंड व्हाट इज द रीजन? अनएम्प्लॉयमेंट। जो इतना कॉन्फ्लिक्ट इतने टाइम से चल रहा है उस पर तो कोई बात हो नहीं रही है। ठीक है, उनको दीजिए माइक। कुछ बदला है मैम? आप बोल रहे हैं कि कश्मीर बदला है, नया कश्मीर आया है, लेकिन आप देखिए नए कश्मीर के साथ यहाँ शराब की दुकानें खुली जो कि कभी कश्मीरियों ने एक्सेप्ट नहीं की। हमारे शाहीन साहब अभी बोल रहे थे एनडीए के अलायंस पार्टनर भी है, लेकिन इनके बिहार में जहां इनकी हुकूमत चलती है वहां शराब बैन है, लेकिन इस जन्नत में शराब को रखा गया। क्या ये यहाँ पे डेवलपमेंट की गई 370 के बाद? और 370 में जो डेवलपमेंट यहाँ हुई तो कोई एक ऐसी डेवलपमेंट ये बताए जो यूथ के साथ हुई है, जहां यूथ आगे इनके साथ बढ़े। ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए महबूबा जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपनी बेटी को आगे किया। उमर साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अब गांधरबल से बड़गाम भाग रहे, बड़गाम से बारामूला भाग रहे, तो है कहाँ उसकी जगह कहाँ है? लोग उसको कहाँ पे चल रहे हैं? 4 जगह वो नॉमिनेशन कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है वो किस क्या है और क्या कर रहा है। पर पिछली बार वो हार गए ना बारामूला। वो तो बारामूला से हारे, अभी तो बड़गाम जा रहे हैं, जहाँ बड़गाम में किसी के अपने वोट है वहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे उन पर। फिर उनको माइक दे दीजिए। रुक जाए, अभी रुक जाए, उनको बोलने दी। आप बोलिए, पहले जवाब दे दीजिए। पहली बात जी यहाँ पे यही पॉलिटिक्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ है और दूसरी तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ हर किसी तरफ है जो इंडिपेंडेंट कहते हैं अपने आप को, लेकिन आरोप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाते हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी की हुकूमत है। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे सवाल किए, अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल किए। आज हमारी जम्मू और कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरे देश में 2nd नंबर पे है, लेकिन शायद ये बोलना भूल गए कि पिछले 10 साल से जम्मू और कश्मीर में सरकार बीजेपी की है और
निशाना बनाया उमर अब्दुल्ला साहब को। भाई वो तो 10 साल पहले छोड़ के चले गए थे। 2010 में जब जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 7% था। आज आपने कहा कि 70 साल में आपने क्या किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल को भी थी ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो सिर्फ 23 इयर्स पावर में यहाँ पे रही है। और अभी 10 साल बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग एडिक्शन है, लेकिन एलजी साहब बड़े अच्छे हैं। जब एलजी साहब बड़े अच्छे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ड्रग एडिक्शन क्यों है? मुझे पीडीपी की सरकार बनी थी तो आप लोगों ने उस टाइम सरकार क्यों नहीं बनाई? क्या उमर अब्दुल्ला उस टाइम अपनी सीट से हार चुके थे और आप लोगों ने यहाँ सरकार नहीं बनाई क्योंकि उनको सीएम नहीं मिल रहा? बहुत परेशानी है। ये बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर बैंक में कितने अच्छे से रिक्रूटमेंट किए हैं, क्या उसका अहाता है, आप डाटा है? क्या आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग रिक्रूट किए हैं उनका डाटा है? जम्मू कश्मीर जम्मू सकते हैं कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम जो था वो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था। सवाल करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी वालों को कहेंगे पीडीपी वालों के एलजी बड़े अच्छे हैं, बड़े जबरदस्त हैं। आप देखिए बीजेपी पीडीपी का स्कैम बैंक का हुआ कब था, ये इंडिपेंडेंट का। इसीलिए यही अंजना जी प्रॉब्लम है। ये जो आप कहती है ना सबको प्रॉक्सी कहते हो, सबको प्रॉक्सी कहते हो, हमें बताइए बीजेपी के भी इल्जाम हम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, ये इंडिपेंडेंट लोग कौन लगाते हैं, कहां से आते हैं? एलजी साहब की तारीफ करके जाते हैं। भाई एलजी साहब अच्छे हैं तो वोट करिए आगने वाले जो इलेक्शन में, बोलिए एलजी साहब हमारे सीएम कैंडिडेट बीजेपी के और वोट करिए, डेमोक्रेटिकली ओपनली करिए ना, ये छुप के क्यों करते हैं? ठीक है, एक जवाब उसके बाद आप जवाब मैं देना चाहता हूं। यहाँ अभी इफ्रा जी बोल रही थी डेवलपमेंट की बात। अभी उमर अब्दुल्ला साहब जो है गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला साहब गांधरबल से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत के भी आए हैं। शेख अब्दुल्ला साहब ने गांधरबल में चुनाव लड़ा है, लेकिन गांधरबल में अगर किसी ने डेवलपमेंट की, गांधरबल को अगर डिस्ट्रिक्ट दिया वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। वहां से चुनाव गुलाम नबी आजाद ने नहीं लड़ा, वहां से चुनाव हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है, अस्पताल जो है, स्कूल जो है, सड़कें जो है, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाई। तो डेवलपमेंट पे आप चर्चा नहीं करिए। मुझे आप बताइए, मैंने आपको पहले भी चैलेंज किया कि मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 6 साल, आजाद साहब ने कुर्बानी दी, उनको बनाने जा रहे थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अब मेडिकल कॉलेज जो है बारामूला में आजाद साहब ने बनाया, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आजाद साहब ने बनाया। आपकी सरकार 6 साल थी, उससे पहले 70 साल आप रहे हैं, क्या डेवलपमेंट आपने की? क्या आप कह रहे हैं 1 लाख नौकरी आप देंगे? 1 लाख नौकरी एक डिस्ट्रिक्ट में आज जो है पूरी नहीं होगी। पूरे स्टेट में 1 लाख को क्या करोगे? एटलीस्ट प्रॉमिस करिए कि 10 लाख नौकरियां देंगे। आपने डेवलपमेंट का कहीं मैनिफेस्टो में जिक्र ही नहीं किया। 370 का आप कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा कि भाई ये वो एक गॉन केस है। हम कह रहे हैं कि आप असेंबली में कानून लाइए कि बाहर का शख्स यहां नौकरी ना कर सके, बाहर का शख्स यहां जॉब नहीं कर सके, वो असेंबली में आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं। लेकिन लोगों को, बाकी जो भी आपके विरोधी हैं, उनको कहेंगे आप बीजेपी प्रॉक्सी, बीजेपी प्रॉक्सी। कब तक ये डोंग चलता रहेगा? यहां के कश्मीर के आम युवाओं को, जैसे अभी निजामी साहब ने कहा, इसको मौका दीजिए, मुझे हराइए, लेकिन उसको आम व्यक्ति को मौका दीजिए। आपने ठेकेदार बना दिए हैं, सिर्फ एनसी पीडीपी 2 ही परिवार यहां राज करेंगे। क्या आम कश्मीरी को हक नहीं है कि वो चुनाव लड़े? जो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है, ये बीजेपी का प्रॉक्सी है। आपने बीजेपी को कश्मीर में लाया, आपने बीजेपी को कश्मीर में लाया। आज आपके दविंदर सिंह राणा जो एनसी में रह चुके थे, वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के तलवे चाट रहे थे कि हमें अपने साथ जोड़िए। तो आप कब तक ये तमाशा करेंगे? जो भी कश्मीर का आदमी चुनाव, मैं आपको कहूं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो मैक्सिमम नौजवान है, युवा है कश्मीर के, पीएचडी होल्डर्स हैं, इंडिपेंडेंट दिखाइए उनका। आप देख, सब पढ़े लिखे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं। रशीद ने 2 लाख वोटों के मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराया। ये चाहते हैं जैसे इन्होंने मजबूर किया सलाहुद्दीन को, गिलानी साहब को सेपरेटिस्ट बनाने में, और ये चाहते हैं कि यहां सिर्फ एनसी रूल करे और जो बाकी जो लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं उनको यह आतंकवाद का रास्ता दिखाएं। तो साहब बहुत बहादुर नेता है, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे वो, जो इनकी पार्टी के नेता क्लैरिटी से देते नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाएंगे। जो स्वायत्तता का प्रस्ताव उन्होंने पास किया था और पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भेजा था, जिसे रन डाउन कर दिया गया था कि 1953 की पहले की स्थिति हो, उसको वो वापस लाएंगे। क्या इन दोनों पॉइंट्स पर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई और पार्टी हो, हर किसी को हक है कि वो अपने मैनिफेस्टो को बनाएं, जिस तरह से उनको पेश करना वो करें। कांग्रेस पार्टी की ये गारंटी होगी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनकी जो लैंड की इनसिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स की इनसिक्योरिटी है,
वो हम खत्म करेंगे। यानी कि यहाँ नहीं तो नहीं आप अलायंस में नहीं सुनिए अलायंस में कोई नहीं देखिए मैं नहीं, सलमान साहब ने बहुत बात की, इन्होंने बहुत बात की, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। ये जो इलेक्शन है, जैसे हमारे नौजवानों ने बोला, शायद उन्होंने मेरी बात पहले सुनी नहीं। मैंने शुरुआत ही अनएम्प्लॉयमेंट से की, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फॉर फीमेल्स, सेकंड हाईएस्ट फॉर यंग पीपल। ड्रग्स की इन्होंने बात की, 13.5 लाख लोग, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि 13.5 लाख लोग ड्रग्स के शिकार हैं। शेर सुना रहे थे आप जी। हाँ। मुझे खुदाई गजल मीर तकी मीर का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि गुल हो महताब हो खुर्शीद हो मीर, गुल हो महताब हो खुर्शीद हो मीर, अपना महबूब वही है जो अदा रखता है। अब इसी तरीके का मसला हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, या हमारी अपनी पर्सनल जो कम्युनिटीज हैं, बी इट अवर स्टूडेंट कम्युनिटी और अवर ट्राइबल कम्युनिटी, इसी तरीके का मसला है। आप देखें, हम किसी एक पार्टी से तवक्को लेके नहीं बैठे हैं। हमारा ये है कि जो हमारे इश्यूज को रेज करेगा, जो हमारे मुद्दों को आगे लाएगा, जो अपने मैनिफेस्टोज में हमारे इश्यूज को इंक्लूड करेगा, हम लोग उन्हीं के साथ हैं, हमारा साथ उन्हीं लोगों को है। विच इज अ प्रेसिंग इशू जो यूथ का है, वो रिजर्वेशन का मसला है। जैसे सेंटर ने भी जो क्या किया है, इसकी कैप उन्होंने 70% तक लेके गए हैं, तो ओपन मेरिट बेचारों के लिए अब 30% रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो यहाँ पे वो कहाँ जाएंगे। लाइक आई बिलोंग टू द ओपन मेरिट, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कश्मीर में सिर्फ एक गवर्नमेंट सेक्टर है विच इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी आपने जो कैप रिजर्वेशन वहां पे जो ट्राइबल्स को दे दी है। और वन मोर थिंग, ये जो है लाइक द यूथ ऑफ कश्मीर, हमें जो चाहिए मेन, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग एडिक्शन है, वी वांट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। बदलाव की बात लगभग सबने मानी, आपने भी कहा पत्थरबाजी, सो साहब ने भी कहा कि घटी अच्छी बात है, वो भी कह रहे हैं बदली है, लेकिन बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ड्रग एडिक्शन का मुद्दा यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये सवाल भी पूछ रहे हैं। और इसी के साथ साथ निजामी साहब भी अपनी पूरी कहानी में ये समझाने की कोशिश करें कि तो बदलाव तो है, लेकिन जमीनी विकास और होने की जरूरत है। डल झील से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिएगा। आपका वोट आपका मुकद्दर तय करेगा। देखते रहिए आज।